हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव स्पीड क्लासेस। देव स्पीड क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये वीडियो मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं क्योंकि इस वीडियो में इकोनॉमिक्स की एक ऐसी यूनिट लेके आया हूं जो यूनिट आपके एग्जाम में 14 मार्क्स में जरूर पूछी जाती है, जिस यूनिट का नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। राइट, तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई में मोस्टली स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि इसकी थ्योरी और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे कैसे परफॉर्म किया जाता है। इसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स का मीनिंग हमें प्रॉपर्ली क्लियर नहीं हो पाता। तो आज की इस वीडियो में आप अपने इन सभी वर्ड्स को और इन सभी एग्रीगेट डिमांड के जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के बारे में क्लैरिफिकेशन अचीव करेंगे और डेफिनेटली इस वीडियो के थ्रू आप अपने 14 मार्क्स को गेन करेंगे। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड के टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग क्या होता है। राइट, देखो सीधी सी बात है, यहां डिमांड से पहले एक वर्ड का यूज किया जा रहा है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है सम या फिर ग्रुप। राइट, तो यानी कि यहां एक ऐसी डिमांड के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है जो डिमांड एक कंज्यूमर की भी है, एक प्रोड्यूसर की भी है और गवर्नमेंट की भी है। राइट, इस चैप्टर में एग्रीगेट डिमांड का मतलब मोस्टली प्लान एक्सपेंडिचर से ही होता है कि जो कंज्यूमर या इन्वेस्टर या फिर गवर्नमेंट, राइट, जिस खर्चे को इन फ्यूचर या फिर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर, उस ईयर में जिस खर्चे को खर्च करने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं, उनके खर्चे की प्लानिंग या फिर उनके प्लान एक्सपेंडिचर को ही हम नाम देते हैं एग्रीगेट डिमांड का। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब एक प्लान एक्सपेंडिचर से भी होता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर से नहीं होता। तो एग्रीगेट डिमांड का सीधा सा मतलब ये होता है कि इन तीनों के थ्रू या फिर हमारे इकोनॉमी के ये जो भी तीनों सेक्टर्स होते हैं जिसमें कंज्यूमर्स आते हैं यानी हाउस होल्ड्स आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं यानी प्रोड्यूसर्स आते हैं या फिर हमारी गवर्नमेंट, इन तीनों के थ्रू अपने गिवन लेवल ऑफ इनकम को देखते हुए यानी इनके पास जो भी पैसा या फिर जो भी इनकम अवेलेबल है, इनकी इनकम को देखते हुए ये जिस खर्चे को इन फ्यूचर खर्च करने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं उसे नाम दिया जाता है एग्रीगेट डिमांड। राइट, तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब मोस्टली उन सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू से होता है जिन फाइनल गुड्स और सर्विसेज को एक इन्वेस्टर प्रोड्यूस करने के लिए प्लानिंग कर रहा है, एक कंज्यूमर खरीदने के लिए प्लानिंग कर रहा है और इवन गवर्नमेंट भी उसे खरीदने के लिए या फिर उसे प्रोड्यूस करने के लिए प्लानिंग कर रही है। राइट, तो यानी कि इसमें गवर्नमेंट के थ्रू, अगर मैंने अभी अभी आपसे एक बात बोली कि एक वो खर्चा जो खर्चा सरकार भी खर्च करने के लिए प्लानिंग कर रही है, तो मतलब क्या है कि ना गवर्नमेंट के थ्रू जो पैसा खर्च किया जाता है वो पैसा कंज्यूमर गुड्स पे भी होता है और कैपिटल गुड्स पे भी होता है। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन गुड्स को यूज करेंगे क्या, कंज्यूमर्स। राइट, जैसे कि मान लो सरकार के थ्रू पैसा खर्च किया जाना है लॉ एंड ऑर्डर पे। राइट, सरकार के थ्रू पैसा खर्च किया जाना है लोगों की हेल्थ के ऊपर। राइट, गवर्नमेंट के थ्रू पैसा खर्च किया जाना है मान लो ट्रांसपोर्ट्स के ऊपर। राइट, या फिर एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। जैसे गवर्नमेंट गवर्नमेंट डॉक्टर्स को क्या नाम है सैलरी पे करती है, गवर्नमेंट टीचर्स को अगर हमारी सरकार सैलरीज पे करती है, तो ये खर्चे कौन से हैं, ये खर्चे सरकार के होते हैं जो सरकार खर्चा खर्च करती है कंज्यूमर्स के लिए जिन सर्विसेज को कंज्यूमर रिसीव करेगा। राइट, अब गवर्नमेंट के थ्रू और भी पैसा खर्च किया जाता है उन कैपिटल गुड्स के ऊपर, जैसे गवर्नमेंट के थ्रू रोड्स बनाई जाती हैं, हाईवेज तैयार किए जाते हैं, फ्लाईओवर्स तैयार किए जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है सरकार के थ्रू डिफेंस के ऊपर जो भी पैसा खर्च किया जाता है, तो इन सभी खर्चों को भी सरकारी खर्च करती है और इन सभी खर्चों को खर्च करने के लिए जो गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही होती है अपने गिवन लेवल ऑफ इनकम को देखते हुए, उन खर्चों को हम एग्रीगेट डिमांड का नाम देते हैं। राइट, तो हमेशा याद रखना कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब एग्रीगेट प्लान्ड एक्सपेंडिचर से होता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर से नहीं होता। ये कि वो खर्चे जिन खर्चों को खर्च करने के लिए प्लानिंग की जा रही है हाउस होल्ड के थ्रू, प्रोड्यूसर के थ्रू और गवर्नमेंट के थ्रू अपनी गिवन लेवल ऑफ इनकम को देखते हुए। राइट, एग्रीगेट डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर मेनली 4 तरह के कंपोनेंट्स को शामिल किया जाता है, जिसमें एक आता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और लास्ट आता है नेट एक्सपोर्ट। राइट, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर जो भी हम खर्चे खर्च करते हैं वो सारे के सारे खर्चे हमारे कंज्यूमर से रिलेटेड होते हैं। राइट, तो एक कंज्यूमर के थ्रू इन फ्यूचर जो पैसा खर्च करने के लिए प्लानिंग की जा रही होती है अपनी गिवन लेवल ऑफ इनकम को देखते हुए, वो सारा का सारा खर्चा कंज्यूमर या फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है। और कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमेशा कंज्यूमर की इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। याद रखना, एक कंज्यूमर की जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है, कंजप्शन
कंज्यूमर अपने खर्चों को भी इंक्रीज करता हुआ चलता है, राइट। लेकिन एक कंज्यूमर अपने एक लेवल पे पहुंचने के बाद तब इतना पैसा खर्च नहीं करता अपनी इनकम का जितना वो पैसा पहले खर्च किया करता था। और हमेशा याद रखना कि कंज्यूमर के थ्रू जो पैसा खर्च किया जाएगा एट स्टार्टिंग लेवल ऑफ इनकम, चाहे उसकी इनकम जीरो भी क्यों ना हो, तो भी एक कंज्यूमर के थ्रू पैसा खर्च किया जाएगा अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स के ऊपर या फिर अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स के लिए। चाहे उस कंज्यूमर ने पहले से जो भी कोई सेविंग की हुई थी, वो अपनी सेविंग में से कोई पार्ट निकालेगा और सेविंग का वो पार्ट अपने पर्सनल, अपने ऊपर या फिर अपनी फैमिली के ऊपर वो पर्सन पैसा खर्च करेगा अपनी कंजप्शन को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमेशा से इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंज्यूमर के खर्चे भी इंक्रीज होने लगते हैं, लेकिन एक लेवल पे आके कंज्यूमर के जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो इनकम से कम होते हैं। इनिशियल स्टेज पे कंज्यूमर्स के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा होते हैं। अब अगर एक कंज्यूमर के खर्चे उसकी इनकम से ज्यादा होंगे तो हमेशा याद रखना कि डेफिनेटली उसकी सेविंग कम होगी। इस चीज को भी समझाता हूं कैसे। इनकम को डिनोट किया जाता है वाई से, मान लो इनकम 100 है। कंजप्शन को डिनोट किया जाता है सी से, मान लो कंजप्शन 120 है। अब अगर एक कंज्यूमर की इनकम 100 है और वो 120 रुपए खर्च करता है तो डेफिनेटली उसने 20 रुपए ज्यादा खर्च करे। तो जो उसने 20 रुपए ज्यादा खर्च करे, तो 20 रुपए ज्यादा खर्च करने का मतलब है कि उसने अपनी 20 रुपए की ही सेविंग कम कर दी। यानी कि उसने जो पैसा पहले से ही बचाया हुआ था उसने अपनी सेविंग में से 20 रुपए निकाले और अपनी कंजप्शन के ऊपर पैसा खर्च कर दिया, राइट। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर में खर्चे खर्च किए जाते हैं कंज्यूमर के और ये हमेशा इनकम से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। और जब इनकम का लेवल जीरो होता है, ये भी बता देता हूं, जब इनकम का लेवल जीरो होता है तो भी कोई ना कोई कंजप्शन इनकर्ड होता है। उस कंजप्शन को नाम दिया जाता है ऑटोनमस कंजप्शन। इस बात को भी आप जरूर याद रखना कि जब भी इनकम का लेवल जीरो होगा उस समय के जो भी पैसा खर्च किया जाएगा कंजप्शन पे उसे ऑटोनमस कंजप्शन का नाम दिया जाएगा, राइट। ऑटोनमस कंजप्शन का मतलब क्या होता है? ऑटोनमस कंजप्शन का मतलब होता है कि जो कंजप्शन खर्च की जानी जरूरी है चाहे इनकम का लेवल जीरो क्यों ना हो, या इसे बोला जाता है कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कंजप्शन मस्ट अराइज। या आप कह सकते हो कि जब इनकम का लेवल जीरो होता है उस समय जो भी कंजप्शन अराइज होती है उसे ऑटोनमस कंजप्शन का नाम दिया जाता है, राइट। अगला एक्सपेंस आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगा कौन? डेफिनेटली प्रोड्यूसर या फिर इन्वेस्टर, राइट। कोई भी अगर मान लो कंपनी है या कोई भी मान लो फर्म है या फिर कोई भी प्रोडक्शन फर्म है या फिर कंपनी है, उनके थ्रू जो पैसा खर्च किया जाएगा वो खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमेशा से ही कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि एक इन्वेस्टर के थ्रू इनिशियल स्टेज पे जो पैसा खर्च किया जाएगा उसकी इनकम जीरो थी तो भी उसने पैसा अपना खर्च किया, तो इनकम के इंक्रीज हो जाने से वो अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज नहीं करेगा। अपनी इन्वेस्टमेंट में जो भी उसे पैसा खर्च करना है वो अपनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज नहीं करेगा। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड की जब वो देखता है कि ये भी ठीक है कि लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद अब मैंने इनकम बहुत ज्यादा कमा ली, तो उसे अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए बेशक अपनी इन्वेस्टमेंट को और इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ इस चैप्टर में जो भी डिस्कशन करते हैं वो एक ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के लिए ही डिस्कशन करते हैं। तो इनकम का लेवल जीरो से लेके चाहे 1000 तक क्यों ना पहुंच जाए, एक इन्वेस्टर के थ्रू जो पैसा खर्च किया गया है वो कांस्टेंट है, राइट। इनिशियल स्टेज पे अगर एक पर्सन को अपना कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसे सबसे पहले अपनी जेब से पैसा लगाना होगा। तो सबसे पहले अपनी जेब से जो वो पैसा लगाएगा तो वो ये नहीं है कि वो जैसे जैसे बार बार इनकम कमाता चला जाएगा उसे बार बार अपनी जेब से पैसा लगाना होगा, राइट। तो इसलिए हम इन एक्सपेंडिचर्स को नाम देते हैं, आप एक तरीके से नाम दे सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम के होते हैं वो बच्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी जरूर जानते हैं। वो खर्चा जिस खर्चे को खर्च करना जरूरी है अपने बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त, राइट। तो इसलिए बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमेशा से कांस्टेंट रहती है। इन सभी चीजों को एक शेड्यूल के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। यहां मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया हुआ है, यहां मैंने आपके सामने शेड्यूल बनाया हुआ है। अभी इन सब बातों को शेड्यूल और डायग्राम के बेसिस पे भी समझाऊंगा, राइट। इतना याद रखना कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है, जिस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट कभी चेंज नहीं होती, राइट।
थर्ड एक्सपेंस आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार के थ्रू भी जो पैसा खर्च किया जाता है वो भी हमारी एग्रीगेट डिमांड का ही पार्ट था, एग्रीगेट डिमांड का ही कंपोनेंट था। तो थर्ड एक्सपेंस आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो सरकार पैसा खर्च करती है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के ऊपर, राइट। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, मैं आपको अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। कैपिटल गुड्स के अंदर आती है मेनली मशीनरीज, राइट। कंज्यूमर गुड्स के अंदर आते हैं वो गुड्स जो गुड्स एक कंज्यूमर के थ्रू कंज्यूम किए जाते हैं अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए, राइट। जो गुड्स उसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज का पार्ट होता है, या जो गुड्स आप नाम दे सकते हो, जो गुड्स उसके लिए अपनी लाइफ को जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, राइट। कोई भी हाउस होल्ड है, अगर एक हाउस होल्ड को अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से आने वाले टाइम में जीनी है तो उसे जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है और बार बार जरूरत पड़ती है वो सारे के सारे कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। लेकिन जिन चीजों की जरूरत बार बार पड़ती है, राइट, जैसे दाल, रोटी, चावल, आटा वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे हमारे कंज्यूमर गुड्स का पार्ट होते हैं। ब्रेड परचेज करनी है, टोमेटो केचप परचेज करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें परचेज करनी है, तो सारा का सारा खर्चा कंज्यूमर गुड्स के ऊपर होता है, राइट। लास्ट खर्चा आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हमारे इंडिया के थ्रू बाहरी देश से कोई चीज इंपोर्ट की गई है तो हमारा खर्चा कितना हुआ, या बाहरी देश वालों को हमने कोई भी चीज बेची है जिसे हम लोग एक्सपोर्ट का नाम देते हैं, तो हमारा इसमें नेट एक्सपोर्ट को शामिल किया जाता है, जो कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। तो यानी कि बाहरी देश पे जो हमने पैसा खर्च करा या बाहरी देश वालों ने हमारे देश के ऊपर जो पैसा खर्च करा, इनका डिफरेंस कहलाता है नेट एक्सपोर्ट, राइट। तो एग्रीगेट डिमांड में ये चार कंपोनेंट्स को शामिल किया जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में यही आ जाता है कि आपको एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स बताने हैं, जिसमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट आता है, राइट। अब आपको 12th क्लास के अंदर समझाने के लिए एग्रीगेट डिमांड इन द केस ऑफ 2 सेक्टर मॉडल ही समझाया गया है कि अगर आपको एग्रीगेट डिमांड के बारे में भी बताना है तो जरूरी नहीं है कि आप इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी शो करो और नेट एक्सपोर्ट को भी शो करो। आप चाहो तो एग्रीगेट डिमांड को समझाने के लिए C+I का भी सहारा ले सकते हो। C+I का मतलब है कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसलिए मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है कि सबसे पहले तो एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग आ जाएगा, उसके बाद एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट आ जाएंगे, जो ये चारों के चारों कंपोनेंट होते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, राइट। और हमेशा याद रखना कि कंजप्शन भी इनकम के से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर की कंजप्शन भी बढ़ती चली जाएगी। सिमिलरली एग्रीगेट डिमांड भी इनकम से डायरेक्टली रिलेवेंट होती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होती चली जाती है, राइट। अभी समझना कैसे, जैसे कि हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, एक पर्सन है, वो चाहे कंज्यूमर कह लो या फिर इन्वेस्टर कह लो, राइट। कंज्यूमर की इनकम भी जीरो है, इन्वेस्टर की इनकम भी जीरो है। कंजप्शन ने 40 रुपए खर्च कर दिए, इन्वेस्टर ने 20 रुपए खर्च कर दिए। अब अगर एक कंज्यूमर की इनकम जीरो है, वो जीरो इनकम पे भी एक कंज्यूमर 40 रुपीज खर्च करता है, तो डेफिनेटली उसकी जो सेविंग होगी, उसने अपनी सेविंग में से 40 रुपीज निकाले या उसने उधार लिया होगा, तो वो पर्सन जब भी सेविंग अराइज करनी शुरू करेगा तो सेविंग में से वो अपनी उधारी पूरी करेगा या फिर उधारी को चुकता करेगा, राइट। तो एक कंज्यूमर अपनी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी जो पैसा खर्च किया जाता है, इस खर्चे को नाम दिया जाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर का, सॉरी ऑटोनोमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर का, जिसे डिनोट किया जाता है C से। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम 0 से 100 होती है, कंज्यूमर ने अपना खर्चा 40 से लेकर अब 120 कर लिया, राइट। तो कंज्यूमर के खर्चों में होने वाला इंक्रीमेंट कितना हुआ, 80 का, राइट। तो आपने ये देखा कि कंज्यूमर की इनकम 0 से 100 हुई, लेकिन उसका खर्चा 120 हो गया। अभी भी उसने खर्चा अपनी इनकम से ज्यादा ही किया है, तो यानी कि अभी भी उसने जो 20 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं वो डेफिनेटली अपनी सेविंग जो उसने की होगी या तो उसमें से पैसा निकाला होगा या सीधी सी बात है उसने उधार लिया होगा, राइट। अब कंज्यूमर की इनकम 100 से 200 हुई, राइट। तो कंज्यूमर की इनकम धीरे 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 0 से 100, 100 से 200 हुई, तो उसके खर्चे भी इंक्रीज हुए। अब उसके खर्चे उसकी इनकम के इक्वल हो गए। जब उसके खर्चे इनकम के इक्वल हो गए तो उसने सेविंग कुछ नहीं करी, उसकी सेविंग 0 मानी जाएगी। अब कंज्यूमर की इनकम 200 से 300 हुई, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600। कंज्यूमर की इनकम लगातार बढ़ती जा रही है और उसके खर्चे भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले खर्चा 40 का था, फिर 120 का था, फिर उसका खर्चा उसकी इनकम के इक्वल आ गया, फिर उसने अगेन 80 रुपीज और एक्स्ट्रा इनकर्ड किए। अब उसका खर्चा
इनकम से कम है, राइट। यहां पे इनकम 300 है, खर्चा 280 है, तो यानी कि उसने अब 20 रुपए बचाए। तो जैसे ही उसने 20 रुपए बचाएगा तो उसकी अगर 20 रुपए सेविंग, जैसी उसकी 20 रुपीज की सेविंग होगी, तो जो उसकी सेविंग स्टार्टिंग में नेगेटिव थी, उस 20 रुपए की सेविंग को उस नेगेटिव सेविंग के साथ एडजस्ट करेगा, जिसे हम आगे चल के इस वीडियो में समझेंगे। ठीक, 300 से 400, तो जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती जा रही है, कंज्यूमर के खर्चे भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। लेकिन आप यहां देख सकते हो कि इस शेड्यूल में जैसी इंफॉर्मेशन है कि प्रोपोर्शनेटली कंज्यूमर के जो भी खर्चे हैं उसमें डिफरेंस 80 का आ रहा है, आप ये चीज देख सकते हो। और यहां पे डिफरेंस मैंने 100 का लिया है। उसका रीजन क्या है? कंज्यूमर इस लेवल पे पहुंच गया जब उसकी इनकम उसके खर्चों के इक्वल है, जिस लेवल को नाम दिया जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब वो होता है कि जिस सिचुएशन पे आके कंज्यूमर जितना कमा रहा है उसने सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया, जहां उसकी सेविंग 0 है। तो यानी कि इस लेवल पे आके उसने जितना पैसा कमाया, अब उसने खर्चा भी उतना ही करा, उससे ज्यादा खर्चा नहीं करा। तो यानी कि उसकी जरूरत 200 रुपए खर्च करने की थी, वो 200 रुपए खर्च करने के लिए उसने प्लानिंग की थी, और उसकी इनकम भी 200 रुपए की है। तो डेफिनेटली राइट, यहां पे उसने ज्यादा पैसा खर्च करने की उसे जरूरत नहीं है। जो उसने प्लानिंग की थी, उसकी प्लानिंग के बेसिस पे उसकी इनकम भी इतनी हुई, राइट। अब नेक्स्ट लेवल पे उसकी प्लानिंग 280 रुपए खर्च करने की है, उसकी इनकम ज्यादा है। नेक्स्ट लेवल पे उसकी प्लानिंग 360 रुपए खर्च करने की है, उसकी इनकम 400 है। नेक्स्ट लेवल पे उसकी प्लानिंग 440 रुपए खर्च करने की है, उसकी इनकम 500 है। तो आप ये देख सकते हो कि जब एक कंज्यूमर इनकम और उसके कंजप्शन एक्सपेंडिचर इक्वल आ गए, तो वो धीरे 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 पैसा कमाता चला जाएगा और अपना खर्चा कम से कम करता चला जाएगा। ये एक पॉलिसी होती है, ये एक तरीका होता है पैसा खर्च करने का। इन्वेस्टर के खर्चे कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस तो उसने एक बार में ही पैसा खर्च कर दिया जब उसकी इनकम 0 थी। अब वो चाहे इनकम उसकी 0 से 100 हो जाए, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, उसे ये इन्वेस्टमेंट पे होने वाला खर्चा बार बार खर्च नहीं करना, राइट। उसने तो जो पैसा खर्च करना था वो उसने पैसा खर्च कर दिया। अब तो वो अपनी इस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से इन फ्यूचर पैसा कमाएगा। ठीक, तो इन दोनों का समेशन माना जाता है एग्रीगेट डिमांड, राइट। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन दोनों का समेशन एग्रीगेट डिमांड माना जाता है, राइट। और आप देख सकते हो कि एग्रीगेट डिमांड में भी जो चेंज हो रहा है वो 80 का ही हो रहा है, राइट। तो एग्रीगेट डिमांड पे जो इंपैक्ट डाल रहा है वो कौन डाल रहा है? कंजप्शन डाल रही है, राइट। तो जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ती जा रही है, एग्रीगेट डिमांड भी उसी स्पीड से ही इंक्रीज होती जा रही है। बट proportionately change in consumption expenditure is less than proportionately change in income। इनकम में होने वाला चेंज 100 का है और कंजप्शन में होने वाला चेंज 80 का है। तो जितना चेंज कंजप्शन में हो रहा है, सिमिलरली उतना ही चेंज एग्रीगेट डिमांड में भी हो रहा है। और इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट है। अब अगर इसी शेड्यूल को हम डायग्राम के बेसिस पे अगर समझेंगे, तो यहां पे हमने एक्स एक्सिस पे तो इनकम ले ली, वाई एक्सिस पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड, राइट। ये इनकम का 0 लेवल है। अब इनकम 0 से 100 हुई, फिर 200 हुई, फिर 300 हुई, फिर 400 हुई, फिर 500 हुई, फिर 600 हुई। तो इनकम तो धीरे धीरे 0 से लेकर 600 तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमारी 20 पे कांस्टेंट है। तो चाहे हमने 0 पैसे कमाए या 100 रुपए कमाए या 200 रुपए कमाए या 300, 400, 500, 600, हमारी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट थी। तो जब इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट थी, तो जो हमने कर्व तैयार करा उसे इन्वेस्टमेंट कर्व का नाम दिया। और इन्वेस्टमेंट कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल बना। इन्वेस्टमेंट कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल होने के पीछे रीजन क्या था? क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। आगे चलते हैं। जब इनकम 0 थी तो कंज्यूमर ने सीधा यहां से लेकर यहां तक 40 रुपए का पैसा खर्च कर लिया, राइट, जिसको हमने नाम दिया ऑटोनोमस कंजप्शन का। मैंने लिखा हुआ है सी बार के नाम से। जैसे जैसे इनकम बढ़ी, हमारी कंजप्शन भी इंक्रीज हुई, लेकिन कंजप्शन और इनकम में होने वाला चेंज, कंजप्शन में होने वाला चेंज कम था, इनकम में होने वाला चेंज ज्यादा था। तो इसलिए ये जो कर्व तैयार हुआ, इसे हमने कंजप्शन कर्व का नाम दिया, राइट। तो कंजप्शन कर्व का स्लोप हमारा पॉजिटिव है। अगर ऊपर की तरफ को कोई भी कर्व जा रहा है तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव शो करता है। इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे जो हमने इंफॉर्मेशन लिखी है और वाई एक्सिस पे जो इंफॉर्मेशन है, इन दोनों में जो भी रिलेशन है वो पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस वाली इंफॉर्मेशन भी इंक्रीज हो रही है और वाई एक्सिस वाली इंफॉर्मेशन भी इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ी, कंजप्शन भी बढ़ती चली गई। अब इस यहां से लेके यहां तक की जो इंफॉर्मेशन है,
इसमें इतना गैप को अगर हम ऐड कर देंगे, यहां से लेके, ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक की इंफॉर्मेशन में हम यहां से लेके यहां तक की इंफॉर्मेशन को और जोड़ देंगे, तो ये जो गैप है, इस गैप को हमने इसमें ऐड कर दिया, तो एक और कर्व तैयार हुआ जिसे नाम दिया गया एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व भी कंजप्शन कर्व के क्या पॉजिटिवली पैरेलल है। क्यों? इन दोनों के बीच में जो भी पैरेलल होने के पीछे रीजन है वो क्या है? क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, राइट। एग्रीगेट डिमांड और कंजप्शन कर्व में जो भी डिफरेंस अराइज हो रहा है, आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच का जो भी ये वाला डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमारे इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस के इक्वल है। तो ये गैप और ये गैप, ये दोनों के दोनों गैप आपस में इक्वल हैं। तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड कर्व भी ऊपर की तरफ को ही आप देख सकते हो जाता जा रहा है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, एग्रीगेट डिमांड भी हमारी इंक्रीज होती जा रही है। इसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के। कंजप्शन पॉजिटिव होती है, कंजप्शन क्या होगी? पॉजिटिव। कंजप्शन के भी पॉजिटिव होने के पीछे रीजन क्या है कि जब इनकम का लेवल जीरो होगा तो भी डेफिनेटली कोई ना कोई कंज्यूमर को अपना पेट भरने के लिए भैया कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो इनकर्ड करने ही पड़ेंगे, या अपने सेविंग में से पैसा निकालो या कहीं से उधार लेके आओ, राइट। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती चली जाएगी, उसने अपनी कंजप्शन को भी वो पर्सन बढ़ाता चला गया। जो कंज्यूमर इनकम के जीरो लेवल पे भी पैसा खर्च कर रहा है, तो डेफिनेटली जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर को इनकर्ड करेगा ही करेगा। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था? सिमिलरली यही हुआ था कि इनकी इनिशियल स्टेज पे सब लोगों का काम रुक चुका था, तो जिन लोगों ने भी जो सेविंग की हुई थी, वो अपनी सेविंग का ही पार्ट उन्होंने इनकर्ड करना, खर्च करना चालू कर दिया था। तो उसका मतलब क्या था? इनकम जीरो थी तो भी हर इंसान ने पैसा खर्च किया था। फिर आगे चल के धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ, धीरे धीरे लोगों की इनकम बढ़ी और इनकम के राइज हो जाने से उसने अपनी कंजप्शन एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाना शुरू किया। कंजप्शन के बारे में कि जब इनकम का लेवल जीरो होता है तो जो कंजप्शन अराइज होती है उसे ऑटोनोमस कंजप्शन का नाम दिया जाता है, जिसे सी बार के नाम से डिनोट करते हैं। कंजप्शन कर्व का स्लोप भी याद रखना हमेशा पॉजिटिव होगा। इन्वेस्टमेंट कर्व का स्लोप पॉजिटिव नहीं होता, पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। एग्रीगेट डिमांड का स्लोप जो होता है वो भी हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कह लो या कंजप्शन एक्सपेंडिचर कह लो, दोनों के दोनों इनकम से डायरेक्टली रिलेवेंट है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, कंजप्शन और एग्रीगेट डिमांड दोनों के दोनों इंक्रीज होंगे, राइट। तो इस वीडियो के थ्रू आपको डेफिनेटली एग्रीगेट डिमांड के बारे में समझ आया होगा। अब चलते हैं एग्रीगेट सप्लाई की तरफ। आइए अब स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट सप्लाई के बारे में कि एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, राइट। अगेन एग्रीगेट सप्लाई का मतलब भी क्या होता है कि जिस पर्सन के थ्रू या जब कोई भी पर्सन कोई भी सामान बेचता है या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, राइट। तो एक सामान को बेचना या उसके थ्रू जितनी सर्विसेज प्रोवाइड की गई है या फिर जितना सामान बेचा गया है, उस सर्विस की वैल्यू या उस सामान की वैल्यू के इक्वल एग्रीगेट सप्लाई मानी जाती है। इसीलिए बोला जाता है एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम या फिर एक पर्सन की इनकम के इक्वल होती है। उसके पीछे रीजन क्या है कि एक पर्सन यानी एक सेलर के थ्रू या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरर के थ्रू या फिर किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जितने भी सामान को इन फ्यूचर बेचने की प्लानिंग की जा रही है, जितनी भी वैल्यू की सर्विसेज को प्रोवाइड करने की प्लानिंग की जा रही है, उन सभी सर्विसेज की या फिर उन सभी फाइनल गुड्स की वैल्यूज के समेशन को हम नाम देते हैं एग्रीगेट सप्लाई का। इसलिए एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है नेशनल इनकम के। दूसरी बात, एक पर्सन है, मान लो एक पर्सन ने अपना घर किराए पे दे दिया। एक पर्सन का यही काम है, उसके पास बहुत सारे फ्लैट्स हैं, वो पर्सन अपनी एसेट्स को किसी सेकंड पर्सन को यूज करने का एक राइट दे देता है, जिसके बदले में वो वहां से किराया रिसीव करता है। तो वो जो रेंट का जो अमाउंट होगा, वो रेंट का अमाउंट भी एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा, राइट। एक पर्सन है, एक पर्सन कोई भी ट्रेडर है, एक पर्सन के थ्रू कहीं से सामान परचेज किया गया, सामान परचेज करने के बाद किसी अपने एरिया के अंदर वही सामान बेचा गया। तो एक पर्सन के थ्रू जितना भी सामान बेचा जा रहा है, उन सभी प्रोडक्ट्स की वैल्यूज के समेशन को एग्रीगेट सप्लाई का नाम दिया जाता है, राइट। एक पर्सन है, एक पर्सन ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो चाहे शेयर्स में की हुई हो, डिबेंचर्स में की हुई हो या फिर किसी और अदर
फंड्स के अंदर उसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ हो, राइट। तो उसकी इस इन्वेस्टमेंट पे वो जो भी इंटरेस्ट इनकम कमाता है अपने शेयर्स के ऊपर, अपनी जो भी डिविडेंड इनकम कमाता है, वो भी उसके लिए क्या है, अगेन एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब सीधा सा ये है उन सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यूज जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज एक सेलर के थ्रू इन फ्यूचर या फिर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर सेल करने के लिए या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो प्लानिंग की जा रही है, जितनी वैल्यूज के गुड्स को बेचने के लिए या फिर जितनी वैल्यूज की सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए प्लानिंग की जा रही है, उन सर्विसेज की वैल्यूज या उन गुड्स की वैल्यूज के समेशन को क्या नाम दिया जाता है, एग्रीगेट सप्लाई, राइट। तो एग्रीगेट सप्लाई भी हमेशा से कहा जाता है कि एग्रीगेट सप्लाई भी हमेशा से क्या होती है, नेशनल इनकम के इक्वल होती है। और एग्रीगेट सप्लाई को या तो आप इनकम के इक्वल, सॉरी, एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम के इक्वल बोला जाता है, जिस नेशनल इनकम को या जिस नेशनल इनकम को 22 से डिनोट किया जाता है, या नाम दे सकते हो कंजप्शन प्लस सेविंग के, राइट। यानी कि एक पर्सन के थ्रू जो भी कंजप्शन अराइज हो रही है, उस कंजप्शन के बाद उसने जो भी पैसा सेव किया, राइट, तो कंजप्शन प्लस सेविंग भी एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, राइट। एलएचएस आपस में इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगी, तो इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। इस बात को भी जरूर याद रखना, जिसको एक शेड्यूल के थ्रू समझाता हूं। इनकम, कंजप्शन, सेविंग और एग्रीगेट सप्लाई। इनकम अगेन वही 0, कंजप्शन 40, 100, कंजप्शन 120, 200, 200, 300, 280, 400, 360, 500, 440। अब ध्यान से देखना, एक कंज्यूमर की इनकम 0 थी, उसने कुछ भी उसने 40 के 40 रुपए अगर खर्च कर लिए, तो उसने जो पैसा खर्च करा तो तुरंत ही उसकी सेविंग नेगेटिव हो गई, राइट। यानी कि जो उसने पैसा खर्च किया था वो खर्चा उसने कहां से किया, अपनी सेविंग में से 40 रुपीज निकाल कर। यहां पे सेविंग कितनी आ रही है, 20, यानी कि इनकम 100 है, खर्चा करता है 120, तो 20 रुपए का एक्सपेंस ज्यादा किया, तो जो ज्यादा एक्सपेंस इनकर्ड किया वो कहां से किया, अपनी सेविंग में से पैसा निकालकर, राइट। अब ये दोनों इक्वल हो गए, तो यहां 0, यहां इनकम ज्यादा है, कंजप्शन कम है, तो सेविंग अराइज हो गई, राइट। यहां भी इनकम ज्यादा है, कंजप्शन कम है, तो यहां सेविंग प्लस की 40, यहां इनकम ज्यादा है, कंजप्शन कम है, तो यहां सेविंग प्लस की 60। अब अगर इन दोनों का समेशन मैं आपके सामने करूंगा तो इस इनकम के इक्वल आएगा, तो 0, 100, 200, 300, 400 और 500। तो आप यहां पे देख सकते हो कि कंजप्शन और सेविंग का समेशन हमारी नेशनल इनकम के इक्वल हो रहा है, राइट। अब इसी चीज को अगर एक डायग्राम के फॉर्म में समझाया जाए तो कैसे समझाया जाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां आ गई इनकम और यहां लिखते हैं सीधा एग्रीगेट सप्लाई। इनकम जितनी है उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई है, 0, 100, 200, 300, 400, 500। सिमिलरली एग्रीगेट सप्लाई भी हमारी कितनी है, कितनी, 100, 200, 300, 400, 500, राइट। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ती जा रही है, तो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व ऐसे करके तैयार हुआ, जिसने 45 डिग्री का एंगल क्रिएट किया, जिसने 45 डिग्री का एंगल क्रिएट किया। हमेशा याद रखना कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमेशा 45 डिग्री का एंगल ही शो करेगा। उसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि इन दोनों में कोई चेंज नहीं हो रहा। इनकम और कंजप्शन, सॉरी, एग्रीगेट सप्लाई आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन क्रिएट हो रहा है, जिस रिलेशन से डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगी और वो डेफिनेटली इसी फॉर्म में ही जाएगी। आप देख सकते हो इन सभी डॉट्स को अगर मैं मीट कर दूंगा तो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व बन के तैयार हो जाएगा, जो कि 45 डिग्री के एंगल को शो करेगा, राइट। ये एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बातें हैं। एग्रीगेट सप्लाई कर्व का भी जो स्लोप होता है वो स्लोप पॉजिटिव स्लोप होता है। लिख देता हूं, स्लोप ऑफ एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
सेविंग भी हमारी, जब इनकम का लेवल जीरो होता है, जब इनकम का लेवल जीरो होता है तो उस समय सेविंग क्या होती है, नेगेटिव सेविंग, जिसको डिनोट किया जाता है माइनस का सी बार, राइट। जब इनकम का लेवल, ध्यान से देखना, इनकम का लेवल जीरो है, कंजप्शन 40 है, सेविंग माइनस की 40 है, तो जब इनकम के जीरो होने पे कंजप्शन जितनी होती है उस कंजप्शन को क्या बोला जाता है, सी बार। और जब यहां सेविंग नेगेटिव हो जाती है तो यानी कि मतलब क्या है कि हमारा सी बार ही नेगेटिव हो गया। तो याद रखना, अगर आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सेविंग गिवन ना हो, इनकम के जीरो लेवल पे अगर सेविंग गिवन ना हो, तो जितनी कंजप्शन होगी उतनी ही हमारी क्या मानी जाएगी, नेगेटिव सेविंग मानी जाएगी। तो यही एग्रीगेट सप्लाई के बारे में कुछ बातें थी। ठीक, अब एग्रीगेट डिमांड के सेकंड पार्ट में हम लोग मिलेंगे, जिस सेकंड पार्ट में हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की और फर्दर कुछ बातों को कंटिन्यू करेंगे, जिन बातों में मैं आपको समझाऊंगा कि कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इन सभी बातों का मीनिंग क्या होता है अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे। देन उसके बाद इस चैप्टर को आगे ऐसे 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 ऐसे, इस यूनिट को आगे ऐसे ऐसे कंटिन्यू करते चले जाएंगे, राइट। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, गुड बाय।